हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट का टॉपिक। बेटा, हम शुरू करने वाले हैं एक फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का पूरा सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन है, जिसमें हम कवर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कुछ और भी बेसिक पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बीकॉम पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऐसा जो है सिलेबस पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ जो है कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हैं, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्टेड। बेटा, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से वर्ड्स आपके होते हैं, मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, या मार्केट में इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट ना ही सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, बट एज वेल एज अगर आप इन्वेस्टमेंट का ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये आपके रियल लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट कि भैया 10+ कोस थीटा का ये वो जो कि आपकी रियल लाइफ में हेल्पफुल नहीं होता है, वो कुछ ही जगहों पे हेल्पफुल होता है। बट ये इन्वेस्टमेंट जो है आपको हर जगह पे हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सी चीज़ें ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर हैं, या कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में हम कवर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, आज का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि भाई हम समझेंगे कि फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कुछ की फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट हम यहाँ समझेंगे, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट और उसके एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, साउंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, दैट वी विल डिस्कस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस। ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मोड्स एंड अप्रोचेस टू इन्वेस्टमेंट, के क्या होता है मोड्स और क्या अप्रोचेस होते हैं। एंड फाइनली लास्ट में हम समझेंगे रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ मनी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर इनकम और प्रॉफिट। मतलब क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, टुडे आई हैव 100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़ और एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो कि आपके पास है। अब बेटा, आज अगर आपके पास ये अमाउंट ऑफ मनी है एंड यू विल जस्ट कीप इट इन योर सेफ, ठीक है, लॉकर में, तिजोरी में, या फिर ये जो होती थी ना पुराने ज़माने की तिजोरिया, बक्सा, उसमें इफ़ यू विल कीप दैट मनी, दैट विल नॉट ग्रो। एंड व्हेन आई एम सेइंग इट विल नॉट ग्रो, इट डजंट मीन्स दैट इट विल ग्रो लाइक अ प्लांट, ऑब्वियसली नॉट। मनी को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन आई एम सेइंग ग्रो करना, इट मीन्स कि पैसे से पैसा आना, वो पैसा कुछ और नया पैसा आपके लिए जनरेट करके दे। बिकॉज इफ़ यू विल कीप योर मनी इन योर सेफ, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू इवन डिप्रिशिएट होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। क्यों कम होगी बेटा? मान लो आपके फादर जब आपके टाइम पे थे, लेट्स सपोज आज मेरे फादर की एज जो है इज़ अप्रॉक्स 60, ठीक है, बट जब वो मेरे टाइम पे थे, इट मीन्स व्हेन ही वाज 30 years old, लेट्स सपोज उनके पास 1 लाख रुपीज़ होते, 1 लाख रुपीज़ थे, लेट्स सपोज, ठीक है। अब वो 30 साल पहले जो उनके पास 1 लाख रुपीज़ थे, अगर वो उसको इन्वेस्ट नहीं करते, मार्केट में कहीं नहीं लगाते, और इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं भी हो सकता है, एफडी में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, और किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट, वो ना करके सिर्फ एक तिजोरी में लगा करके, बक्से में लगा रख करके, ताला लगा करके, चाबी को जो है लेकर के घूमते रहते, तो क्या वो आज के टाइम में 1 लाख रुपए जब वो बक्से से निकालेंगे, क्या उसकी वैल्यू सेम होने वाली है? नहीं। उस टाइम पे वो 1 लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, उस टाइम में वो 1 लाख रुपए में शायद जो है कुछ एक बड़ा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में 1 लाख रुपए में आईफोन भी नहीं आएगा। तो इट मीन्स जो 1 लाख रुपए की वैल्यू उस टाइम में थी, वो आज नहीं है। और वही लेट्स सपोज कि वो क्या करते, इस 1 लाख रुपए को किसी इन्वेस्टमेंट में डाल देते, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट होती, शेयर्स, डिबेंचर्स, आपके एफडीज या कुछ भी। तो साल दर साल उनको उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा होता,
होता, हर वैल्यू पे रिटर्न मिल रहा होता, शायद वो कंपाउंड हो रहा होता या फिर उसमें इंटरेस्ट मिल रहा होता, और आज उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती, और इतनी ज़्यादा तो हो ही जाती है कि भाई जो हम महंगाई बढ़ी इस 30 साल में, शायद उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ के या फिर उसी के लेवल पे मिल सकती थी। तो इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जब आप आज जो आपके पास पैसा अवेलेबल है उसको इन्वेस्ट कर देते हो, उसको ऐसी जगह लगा देते हो, so you can generate some income in future, or you can generate some interest or profit from that money or on that money, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट रेफर करता है एप्लीकेशन ऑफ मनी, मीन्स यू आर अप्लाइंग योर मनी एट समवेयर, जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर इनकम और प्रॉफिट। पैसा आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं डालते जहाँ आपको पता है कि डूबने वाला है, ठीक है। आप पैसा हमेशा ऐसी जगह डालते हो विद दिस एक्सपेक्टेशन दैट इट विल ग्रो और इट विल गिव यू सम प्रॉफिट, और आइदर इट विल गिव यू सम प्रॉफिट और इट विल गिव सम अदर इनकम्स टू यू, ठीक है। तो वहाँ पे आपका मोटिव जो होता है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, दैट एक्सपेक्टेशन इज जनरेटिंग फ्यूचर इनकम और प्रॉफिट, ठीक है। तो इस एक्सपेक्टेशन से आप आज अपना मनी अप्लाई करते हो कहीं पे। सो मनी दैट रिमेन आइडल डज नॉट ग्रो इन वैल्यू, तो जो मनी आप अपने पास रखोगे ना, वो वैल्यू में जो है बढ़ेगी नहीं, ग्रो नहीं होगी। तो इसलिए उसको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है इन फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट। वेयर यू कैन इन्वेस्ट नाउ, यू कैन इन्वेस्ट इन एनी फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स आर लाइक डिबेंचर, आपके जो है सिक्योरिटीज़ और अदर जो भी सिक्योरिटीज़ आपकी होती है, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, दीज आर योर फाइनेंशियल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स यानी कि किसी घर में, किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है। घर में मतलब कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हो तो ताकि वो आपको पैसा दे, सो दीज आर फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स में आपका गोल्ड भी आ गया, सिल्वर भी आ गया, यानी ऐसे एसेट्स जिसको आप फिजिकली देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। टू यील्ड इंटरेस्ट, क्यों, ताकि आपको उसको इंटरेस्ट मिले, रिटर्न्स मिले, ठीक है, टू यील्ड इन रिटर्न्स। हाउएवर नो रिटर्न कैन बी अर्न विदाउट सम लेवल ऑफ रिस्क। अब देखो बेटा, कोई भी रिटर्न नहीं कमाया जाता अगर आपके पास रिस्क नहीं है। मतलब क्या है इसका कहने का, जहाँ भी आप पैसा डालोगे ना, थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। एफडी में डालोगे, बैंक लुट सकता है, ठीक है। गोल्ड में डालोगे तो हो सकता है गोल्ड का प्राइस कल नीचे आ जाए, या आप गोल्ड की चेन पहन के सजते संवरते जा रहे हो मार्केट में, कोई छीन के चला जाए, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं हो, ना ही हो किसी के साथ, बट दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि रिस्क होती हैं, जिसको हम रिस्क कहते हैं। रिस्क मीन्स ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका वो मनी जो है ग्रो ना करके नेगेटिव में चला जाए या उसकी वैल्यू कम हो जाए, उसको हम कहते हैं कि भैया यहाँ पे जो है लॉस हो गया। अब ये लॉस होने की जो एक्सपेक्टेशन है, तो जो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आपकी सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, दैट पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेशन इज़ योर रिस्क, ठीक है। अब एवरी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप ले लीजिए, उसमें एक ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। आज आप कुछ टाइम पहले की बात कीजिए, रिसेंटली, आज की क्या डेट है, आज की डेट है आप देखेंगे तो 31 अक्टूबर 2025, ठीक है। ज़्यादा पीछे मत जाइए, 10 दिन पहले चले जाइए, ठीक है। अराउंड 20 दिवाली से कुछ दिन पहले ही गोल्ड के प्राइस बहुत हाई थे, बहुत ज़्यादा हाई थे। उस टाइम जो है लोगों को ये लग रहा था कि माइट भी पॉसिबल गोल्ड के प्राइस नीचे जाए, तगड़ा नीचे जाए, बहुत नीचे जाएंगे। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था नहीं यार, अभी थोड़ा सा और ऊपर ये अमाउंट जा सकता है। सो वहाँ पे रिस्क जो था ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट था, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क था। तो उस टाइम पे जिसने गोल्ड लिया होगा, हो सकता है 5-10 दिन में जब उसका प्राइस दोबारा से थोड़ा और ऊपर गया, तो वो और ज़्यादा प्रॉफिट उसने कमाया हो। व्हाट आई मीन टू से कि भैया जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है ना, वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होता है। जहाँ आप ज़्यादा रिस्क लोगे, वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होगा। आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फराह खान कुछ कुछ ऐसे नाम था ना उनका, जो एक एक्टर थे। वो क्या करना चाह रहे थे, फोटोग्राफर बनना चाह रहे थे, तो उन्होंने रिस्क लिया जा करके अपने फादर से बात करके। और वो रिस्क इतना हाई था कि उनके फादर उनको टाटा बाय बाय बोल सकते थे कि निकल जा घर से, बट उनका रिटर्न भी कितना अच्छा आया, दैट ही वॉज कन्विंस्ड बाय हिज वर्ड्स कि ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट्स टू डू यू कैन डू। सो दैट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अगर आप हायर रिस्क ले रहे हो सब कुछ, मतलब आप कह रहे हो कि नहीं चलो लेट्स ट्राई, तो हायर रिस्क है तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा। अगर आप ऐसे इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल रहे हो जिसको आपको लगता है कि कल को डूब सकती है या ऊपर जा सकती है, तो आपको रिटर्न भी उसमें बहुत अच्छा मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है ऑलवेज यू विल गेट अ गुड रिटर्न, हो सकता है उसका वैल्यू ख़राब भी हो जाए। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। अगर आप शेयर मार्केट का कुछ सुनते हो या न्यूज़ भी इवन सुनते हो, तो हिंडनबर्ग ने कुछ महीने पहले जो है अडानी की कुछ कंपनीज को लेकर के कुछ बातें कही थी कि भाई इनका पूरा कंपनी जो है लोन पे चल रहा है, लोन ले लेके ये कंपनी चला रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, उनकी रिपोर्ट आई थी। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मार्केट में एकदम से इट वॉज़ लाइक अ बबल बर्स्ट हुआ या कुछ भी हुआ, तो लोगों ने क्या किया, लोगों का भरोसा नीचे आ गया। बट वो ऐसी सिचुएशन थी कि जिसने ज़्यादा पैसा लगाया ना, उसका रिटर्न भी कुछ महीने में उसको इतना तगड़ा मिला, बहुत ज़्यादा मिला। सो वहाँ पे रिस्क था कि भैया कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी जा सकती है, प्रॉब्लम ख़राब हो सकती है, बट रिटर्न भी उतना ही अच्छा मिला। इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो जब भी आपको कहा जाए कि हायर रिस्क है, तो वो कहेगा रिटर्न भी तो तगड़ा है ना, तो वो चीज़ आपकी निकलती है। इन्वेस्टमेंट डिफर करती है फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना बेटा, आज पैसा लगाया कल निकाल लिया, या फिर आज लगाया 100 का 200 का, मतलब 2 का 100 2 का 100 वाले चीज़ें, दैट इज़ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि आज पैसा लगा के आप कल निकाल रहे हो, और गैम्बलिंग भी एक तरीके से वही आपकी चीज़ है। इट इज़ अ शॉर्टर टाइम पीरियड, शॉर्टर टाइम पीरियड का एक आप जो है पैसा लगा के निकाल रहे हो। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं लोगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अलग होती है स्पेकुलेशन से और गैम्बलिंग से। इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायर करती है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आज पैसा लगाया 3 4 5 10 15 साल के लिए, तो दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट। वहीं पे जो आपकी स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग होती है, दैट इज़ फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड, कि आज के लिए, हफ्ते भर के लिए, 5 10 दिन के लिए, दैट्स इट। हो सकता है 5 4 घंटे के लिए ही हो। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो, तो वो सिस्टमैटिक डिसीजन लिया जाता है, उसमें आप बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, क्योंकि आपका हार्ड मनी है, एंड हार्ड मनी है और लॉन्गर टाइम पीरियड के आप डालना चाह रहे हो, इसीलिए। स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, नहीं, वो शॉर्ट टर्म होता है, अनसर्टेन होता है नेचर में। साथ ही साथ इसमें आपका जो मोटिव होता है वो यही होता है कि आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए पैसा डालना है और फिर आप निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है, इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि भैया आप कमिटमेंट दे रहे हो ऑफ फंड्स टू वन और मोर एसेट, दैट वो जो है आप हेल्ड करोगे फ्यूचर के लिए कुछ टाइम पीरियड तक, जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको उससे इनकम मिले या फिर उसकी वैल्यू जनरेट हो। इनकम मिले का मतलब क्या है कि आपने एक घर खरीदा, उससे रेंट मिल रहा है, या फिर आपने गोल्ड लिया, अब गोल्ड तो आप रेंट पे दोगे नहीं, क्या पता कोई पीतल वापस कर दे आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, गोल्ड आपने लिया तो उसमें क्या होगी, उसमें वैल्यू एप्रिसिएशन होगी। वैल्यू एप्रिसिएशन मीन्स कि आपने 200 रुपये की चीज़ खरीदी थी, उसका जो है बाद में जाकर के वैल्यू बढ़ेगा, वो 200 रुपये से ज़्यादा की हो जाएगी। एसेट्स भी ऐसा ही होता है कि आपने कोई प्लॉट लिया 1 लाख का, कल को, मतलब नॉट कल को बट आने वाले कुछ टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ गई, दैट इज़ योर एप्रिसिएशन इन वैल्यू। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है इज़ द परचेज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट और अदर वैल्यूएबल एसेट with the expectation of earning future returns such as interest, dividend और capital gain। अब अगर आप फाइनेंस के अकॉर्डिंग इसको देखो ना, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप परचेज कर रहे हो किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का या अदर वैल्यूएबल एसेट का, जहाँ से आपको फ्यूचर में या तो इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट किस पे मिलता है बेटा, एफडी पे मिलता है, या फिर आपके जो है डिबेंचर्स पे मिलता है, एफडी, डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर्स। और डिविडेंड किस पे मिलता है, डिविडेंड्स मिलता है शेयर्स पे, या फिर आपने शेयर्स ले लिया, या कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपका किस पे होता है, एसेट्स पे, एसेट्स पे। जैसे कि आपकी एसेट कौन कौन सी हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, आपके जो है ऑर्नामेंट्स हो गए, या आपके गोल्ड हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्टिव एसेट दैट कैन इंक्रीज फ्यूचर प्रोडक्शन सच एस बिल्डिंग, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ का मतलब क्या है भैया, देखो इन्वेस्टमेंट अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो ना बेटा, आपने ऊपर वाली जो डेफिनेशन पढ़ी, दैट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट इफ़ यू आर अ सोल पर्सन, यू आर, अगर इंडिविजुअल पर्सन की बात करें। वहीं अगर आप बिज़नेस की बात करो, तो बिज़नेस भी तो इन्वेस्ट करता है। बिज़नेस कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बिज़नेस इन्वेस्ट करते हैं न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में, न्यू मशीनरी में, न्यू बिल्डिंग्स में। सो व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन जनरेट न्यू
मशीन्स और एक तरीके से न्यू प्रोडक्शन वो कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका एक बिज़नेस है, ठीक है, आपका एक बिज़नेस है, मान लो आप प्रिंटिंग प्रेस चलाते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास 10 लाख रुपए आ जाए, आप क्या करोगे? एक मशीन ले लोगे, बिल्डिंग थोड़ी ठीक करा लोगे, या फिर एक न्यू बिल्डिंग ले लोगे अपनी खुद की, आप अगर आप रेंट पे रहते हो तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ों का मतलब है कि आप एक न्यू प्रोडक्टिव एसेट जनरेट कर रहे हो ताकि फ्यूचर में आपका प्रोडक्शन बढ़ सके। तो यहाँ पे आप बिल्डिंग, मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। तो फाइनेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो यानी कि आप ऐसी न्यू प्रोडक्ट्स या अदर वैल्यूएबल एसेट लेते हो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल एसेट्स या कैपिटल गेन मिले। और इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप एक न्यू प्रोडक्टिव एसेट बना रहे हो जिससे फ्यूचर में आपको बिल्डिंग जो है एक तरीके से न्यू प्रोडक्शन आप जनरेट कर सको, एक अच्छा प्रोडक्शन आप जनरेट कर सको। जैसे कि बिल्डिंग ले लेना, मशीन ले लेना या इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेना। की कैरेक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो है मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है कि आप मनी और रिसोर्सेज इन्वॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहते हो। रिक्वायर होता है टाइम फॉर रिटर्न टू मटेरियलाइज। इसका मतलब क्या है कि आज आपने कुछ चीज़ खरीदी है, आज इन्वेस्टमेंट किया है, तो कल आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि रिटर्न के लिए आपको जो है टाइम रिक्वायर्ड है। एक पूरा साल हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, या फिर आपका 10 साल हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। यहाँ पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ रिस्क अवेलेबल रहेगा या वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी रिस्क हो। आपने आज कोई बिल्डिंग खरीदी, हो सकता है कल को आकर के कोई भी बोर्ड कह दे कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, तुम खरीद ही नहीं सकते या बेच ही नहीं सकते, है ना? ऐसा भी तो होता है कि भैया पूरा का पूरा गाँव मेरा है, पूरा का पूरा, अब चलो छड्डो ठीक है। सो दिस कैन हैपन टू यू। तो ऑलवेज देयर इज a degree of risk available in each and every type of investment, either it is your securities, either it is your FDs, कुछ भी हो सकता है। बैंक लुट-पुट जाएगा या फिर शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा। मान लो कोई पड़ोसी देश फिर से कुछ घटिया सा कुछ वायरस फैला दे तो आपका मार्केट नीचे चला जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस आपकी हो सकती हैं जिससे आपका जो है रिस्क हमेशा अवेलेबल रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, परचेजिंग इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी विद द एक्सपेक्टेशन दैट द कंपनी विल ग्रो एंड इट्स स्टॉक प्राइस विल राइज ओवर टाइम। बट यहाँ पे दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन, बट इसका उल्टा भी हो सकता है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहले रिटर्न। प्राइमरी जो मोटिव होता है, अगर मैं आज कहीं पैसा डाल रही हूँ तो मेरा प्राइमरी मोटिव होगा कि इससे मुझे कुछ बेटर मिले, मुझे इससे कुछ रिटर्न मिले। नाउ दैट रिटर्न कैन बी इन योर इंटरेस्ट मोड, या फिर इन डिविडेंड मोड, या फिर इन कैपिटल एप्रिसिएशन मोड। इट कैन बी एनीथिंग। तो रिटर्न आपका हो सकता है कैपिटल गेन, यील्ड, या फिर आपका इंटरेस्ट, कुछ भी। तो प्राइमरी मोटिव मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए है कि भैया मैं रिटर्न अर्न करूँ, जो कि आपका आ सकता है इंटरेस्ट में, डिविडेंड में, कैपिटल गेन में, ठीक है? रिटर्न का मतलब क्या है? कैपिटल गेन प्लस यील्ड, दोनों रिटर्न आपकी दोनों होती है। आइदर इट इज़ अ कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर आपको उससे जो भी यील्ड मिला है। रिस्क भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। हर इन्वेस्टमेंट आपका रिस्क कैरी करता है। रिस्क का मतलब है कि हो सकता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट आप लूज़ कर दो, यानी कि 100 रुपये लगाए किसी शेयर में और उसकी वैल्यू कल को 80 रुपये हो गई, तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके, खाया पिया कुछ नहीं, स्टॉक का भाव गिर गया 20 रुपया। ये प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने 100 रुपये डाले थे उसमें आपको लॉस हो जाए, या फिर डिले पेमेंट्स हो सकता है। आज आपने पैसे डाले कि भैया 1 महीने बाद मिलेंगे, बट वो 1 महीने बाद नहीं मिले। जैसे कि अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप लोग देखते हो तो उसके स्टार्टिंग के शोज़ में हुआ था ना, सुंदरलाल आया था, उसने सोसाइटी वालों से 1-1 लाख रुपए लिए थे, बट वो फिर गायब हो गया, हफ्ते भर का नाम लेके गायब हो गया, 21 दिन बाद आया। तो वो पेमेंट का क्या हुआ? डिले हुआ। दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ रिस्क, ठीक है? और फ्लक्चुएशन इन रिटर्न, रिटर्न में फ्लक्चुएशन हो जाना। आपने सोचा था कि मुझे रिटर्न मिलेगी 100 रुपीज़, बट वहाँ पे 100 ना मिल कर के सिर्फ 80 रुपीज़ मिला। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्क कि भैया यहाँ पे रिस्क अवेलेबल है। तो ये क्या हुआ कि रिटर्न में फ्लक्चुएशन हो गई, ठीक है? तो ये सारी रिस्क अवेलेबल हो सकते हैं।
लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड जनरली इम्प्लाइज हायर रिस्क। जनरली क्या होता है, लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड में जो है हायर रिस्क इम्प्लाई होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लो रिस्क होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है आपकी जो है बॉन्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स में गवर्नमेंट की जो है एक तरीके से बैक्ड होती है, गवर्नमेंट सिक्योर कर रही होती है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो नहीं उठने वाली, उठ भी जाएगी अगर कोई और गवर्नमेंट भी आ जाएगी कल को तो, बट स्टिल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है वो मोस्ट सिक्योर कहलाई जाती है, लो रिस्क होती है। वाइल इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर आर हायर रिस्क। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं, नॉर्मल कंपनियां हैं, कल को कंपनी में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। ऑल्सो ये शेयर मार्केट में ट्रेड की जाती हैं तो शेयर मार्केट में भाव जो होता है यानी कि जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता है ऑन द डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे। और वहीं पे अगर लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं या ज़्यादा बेच रहे हैं तो उसके जो है पॉइंट पे देख करके उसमें प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है। इसीलिए इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये हायर रिस्क कहलाए जाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स प्रिंसिपल अमाउंट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे मतलब क्या है बेटा, देखो यहाँ पे आपकी सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हो वहाँ से आपको रिटर्न अच्छा मिले। देखो गवर्नमेंट तो कहती है कि आप लोग मनी अपने घर पे मत रखो, बैंक पे रखो, और कल को अगर बैंक उठ जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम क्या करें, बैंक तो उठ गया। यही कारण है बेटा कि बैंक वालों ने पहले जो एक अमाउंट होता था कि मिनिमम आपको गारंटी दी जाती थी कि अगर कल को बैंक उठ गया तो हम आपका 1 लाख रुपए तो सेफ रखेंगे, वो हम आपको देंगे, हम आपको वापस कराएंगे। तो जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए था उसको भी 1 लाख रुपए मिला, जिसके अकाउंट में 2 लाख रुपए था उसको भी 1 लाख का जो है पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मत समझना कि किसी के अकाउंट में 10,000 था तो उसको भी 1 लाख मिलेगा, नहीं। यानी कि जितना आपके अकाउंट में पैसा है वो या 1 लाख रुपए, जो भी ज़्यादा वैल्यू है, सॉरी जो भी कम वैल्यू है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो इनकेस अगर आपके अकाउंट में 10,000 होगा तो आपको 10,000 ही मिलेगा। इनकेस अगर आपके अकाउंट में 5 लाख होगा तो आपको 1 लाख ही मिलेगा। तो ये सेफ्टी पहले दी जाती थी, जिसको बढ़ा करके अब क्या कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया। ये क्यों किया गया, इसीलिए किया गया कि लोग पैसा अपने जेब में ना रख के बैंकों में रखे, पैसा जो है एक नंबर का पैसा बने, वो एक क्लीन वाइट मनी बन के मार्केट में रहे। सो ये जो है सेफ्टी देनी बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर्स को। अब गवर्नमेंट कहती है पैसा इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट कहती है पैसा लाओ इन्वेस्ट करो, पैसा लाओ बिजनेस में डालो, पैसा लाओ यहाँ डालो वहाँ डालो, शेयर मार्केट में डालो, ताकि पैसा जनरेट करे और भी पैसा, तो पैसा ही पैसा होगा वाली सिचुएशन बन जाए। तो यहाँ पे पैसा ही पैसा ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स को सेफ्टी देनी पड़ती है। सेफ्टी देनी पड़ती है तो बैंकों में जो आपका पैसा है उसकी सेफ्टी देने का जो काम है वो आरबीआई करती है। शेयर मार्केट में जो आप पैसा डालते हो उसको सेफ्टी देने का काम सेबी करता है। सेबी क्या करता है बेटा, सेबी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि ये चीज़ें देखता है कि मार्केट में जो भी काम है वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं, किसी इन्वेस्टर की जो है यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन रहे, उसका कुछ भी इंटरेस्ट ख़राब ना हो, उसको ध्यान में रखता है। मार्केटेबिलिटी, अब यहाँ एक और चीज़, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस इंडस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प एनहेंस सेफ्टी। मतलब क्या है बेटा, मान लो आपके पास 50 अंडे थे, आपने उसको एक ही बास्केट में रख दिया, ठीक है, 50 के 50 अंडे। अब आप जा रहे हो उसको कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, या आप उस बास्केट को लेकर के कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो एक कमरे से दूसरे कमरे में, और गलती से आपका पैर फिसल गया, वो सारे अंडे टूट जाएंगे। इसलिए कहा जाता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, अगर कुछ को प्रॉब्लम होगी कल को तो सब टूट जाएंगे। ये जो लाइन है ना, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी कहा जाता है। इसका मतलब है, लेट सपोज इफ़ यू हैव 1 लाख रुपीज़ राइट नाउ इन योर हैंड, डोंट नॉट इन्वेस्ट होल 1 लाख रुपीज़ इन सेम इन्वेस्टमेंट और इन वन इन्वेस्टमेंट, ओके, जस्ट डाइवर्सिफाई इट मीन्स, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स दैट पुटिंग योर मनी in different investments. Like if I have 1 lakh rupees, I will put 20,000 rupees in gold, I will put 20,000 rupees in FD, I will put 20,000 rupees in share, I will put
20,000 rupees in bonds or debenture and 20,000 rupees in my saving account. So whenever I will need money, I can get it from my saving account also. So this is called diversification. तो ऐसा कहा जाता है कि अपने सारे पैसे एक जगह मत डालो। उसी तरीके से आप देखा होगा कि मैंने सारे पैसे एक ही स्टॉक में डाल दिया और गिर गया, तो वो गिर गया, अब तुम भी गिर जाओ। तो ऐसा मत करो, कुछ अलग अलग जगह पे पैसा डालो, ताकि अगर इन केस एक चीज़ ख़राब निकलती है, एक जगह ख़राब निकलती है, तो आप दूसरी जगह पे अपना पैसा जो है आपका सिक्योर रहेगा, उतना अमाउंट तो एटलीस्ट सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी यानी कि इन्वेस्ट समवेयर जहाँ पे आपको मार्केट बहुत ईजिली अवेलेबल हो सके टू सेल इट आउट वेन एवर यू नीड मनी। ओके, सो यू कैन लिक्विडेट का मतलब क्या है कि उसको यू कैन कन्वर्ट इन कैश। ठीक है, इन शॉर्टन टाइम पीरियड। ऐसा ना हो कि भैया आपको लेट सपोज आपको पता है कि घर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जाती है जो कि आपका पैसा ब्लॉक कर देती है। आपने एक घर लिया, इन्वेस्टमेंट की, आपने प्लॉट लिया, आप कल की कल उसे नहीं बेच सकते। ठीक है, गोल्ड है, आप शाम को जाओ ज्वेलर के पास, उसको बेच दो। आपके पास एफडी है, शाम को जाओ एफडी, मतलब सुबह जाओ, लंच से पहले जाना वरना लंच के बाद भगा देंगे। सुबह जाओ एफडी का फॉर्म उसको ब्रेक का फॉर्म भरो, वो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आपके पास सिक्योरिटीज़ है, शेयर मार्केट है, मार्केट जब भी खुली है अपना शेयर्स बेचो, पैसा कन्वर्ट कर लो। सो लिक्विडिटी आपको होनी ज़रूरी है, मार्केटेबिलिटी होनी ज़रूरी है। मार्केटेबिलिटी यानी कि ईजिली मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, मार्केटेबिलिटी का मतलब है कि खरीदने के लिए भी इट इज़ ईजी फॉर यू एंड बेचने के लिए भी इट इज़ ईजी फॉर यू। लिक्विडिटी का मतलब है दैट यू कैन क्विकली कन्वर्ट योर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू। कई बार होता है ना कि भैया आपको जल्दी में बेचना होता है, तो लोग आपसे जो है थोड़ा कम वैल्यू में खरीदते हैं। ये जनरली होता है घर में या फिर प्लॉट वगैरह की चीज़ों में। ठीक है, जो बिग फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं कि अच्छा तुम्हें जल्दी है बेचने की, अब तुम्हें 1 लाख रुपए कम दूंगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए ईजिली आप उसको सेल कर सको बिना किसी लॉस के, बिना किसी वैल्यू में लॉस के। ठीक है, हाई लिक्विडिटी का मतलब ज़्यादातर होता है कि लो रिटर्न आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आप एफडी में देखो, आपको एफडी में कम रिटर्न मिलता है। ठीक है, बैंक वाले तो कहते हैं कि 6% 7%, पर देखा जाए तो वो कम रिटर्न ही तो है। क्या मिलता है 6% में? वहीं पे आप देखोगे तो बॉन्ड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक लॉन्गर टाइम पीरियड तक आपका पैसा ब्लॉक कर देती है। बॉन्ड्स आप इतनी इजीली खरीद बेच नहीं सकते, कई बार उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है कि ये आप 2 साल तक नहीं बेच पाओगे, 3 साल तक नहीं बेच पाओगे, और उसमें जनरली ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इवन अगर आप बच्चे एफडी में जाओगे ना, एफडी की आप स्कीम्स अगर सर्च करोगे, अपना फ़ोन खोलो, एफडी ओपन करो, एफडी ओपन करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट्स आप देखना, जो एफडी 7 दिन 14 दिन की होती है ना, उसमें आपको रिटर्न मिलेगा अराउंड 2% 3%। ठीक है, क्योंकि जनरली मैं ये चीज़ करती हूँ, मेरे अकाउंट में अगर पैसे आते हैं या कुछ भी पेमेंट्स आती है, सो व्हाट आई यूज टू डू इज़ आई जस्ट कीप 2,000 3,000 रुपीज़ इन माई सेविंग अकाउंट, सो आई कैन डू माई ट्रांजेक्शन्स। थोड़ा अपने चिप्स वगैरह खरीदने का पैसा मेरे पास हो, और बाकी का जो अमाउंट होता है मैं उसको 5,000 6,000 रुपीज़ की एफडी कर देती हूँ। तो वो ताकि मेरे मतलब अकाउंट में कोई फ्रॉड ना कर सके, उस बेचारे को पता चल जाए कि 2 ही हज़ार रुपये हैं, क्या लेंगे हम इससे। तो आई यूज़ टू डू दिस। ओके, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि भैया 7 दिन की 14 दिन की जो आपकी एफडीज़ होती है ना, उसमें रिटर्न होगा 2% का, 4% का, ऐसा रिटर्न होगा। जैसे जैसे वो टाइम पीरियड बढ़ता है, जैसे कि अगर मैं 5 साल की इन्वेस्टमेंट करूँगी एफडी में, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट जो है अराउंड 7% या 7.5% के जैसा मिल सकता है। सो हाई लिक्विडिटी का मतलब, यानी कि हाई लिक्विडिटी मतलब जिसको मैं बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकती हूँ कैश में, तो वहाँ पे रिटर्न भी कम मिलता है। तो ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। इन्वेस्टर जो है प्रेफर करते हैं रेगुलर और स्टेबल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सच एज बॉन्ड्स और डिविडेंड पेइंग स्टॉक। मतलब क्या है, जैसे बॉन्ड में क्या होता है ना बेटा, बॉन्ड का मतलब होता है कि लेट सपोज आपने एक बॉन्ड खरीद लिया 25,000 रुपये का। ठीक है, और वो बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट मिलता है, सालाना इंटरेस्ट मिलता है, सेमी एनुअली भी मिलता है। वो डिपेंड करता है किस तरीके का बॉन्ड है। इंटरेस्ट आपको मिलेगा और उसका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पसंद आती है जहाँ पे एक स्टेबल इनकम मिल रही हो और रेगुलर इनकम मिल रही हो। एप्रिसिएशन एंड परचेजिंग
पावर स्टेबिलिटी। लेट्स सपोज आपने जो है 1 लाख रुपए आज डाल दिया, आपको रिटर्न तो मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन वो जो आपकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, मान लो आज आपको 1 लाख रुपए में जो है 10 ग्राम सोना मिल जाता है, 10 ग्राम सोना मिल जाता है। बट वहीं पे उसको थोड़ा सा आप आगे जा कर के देखोगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो सेम 1 लाख रुपए का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका जो रिटर्न मिला करके आपको मिला है, वो मिला है 1.1 लाख। ठीक है, 1.1 लाख। बट ये 1.1 लाख रुपीज़ जो है, अगर आप देखोगे तो जितनी महंगाई बढ़ी है ना, उसके कंपैरिजन में कम ही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअली में आपको बहुत कुछ बेनिफिट हुआ नहीं है। तो एप्रिसिएशन आपका जो है ऐसा होना चाहिए कि परचेजिंग पावर स्टेबल रहे। अगर 1 लाख रुपए के 10 किलो आलू आज मैं ख़रीद पा रही हूँ, तो परसों भी मैं जो है इस 1 लाख रुपए पे जो भी मुझे रिटर्न मिला है, उस रिटर्न की वैल्यू भी इतनी होनी चाहिए कि मैं आज भी 10 केजी आलू खरीद सकूं। तो यहाँ पे परचेजिंग पावर भी स्टेबल रहनी चाहिए। तो इन्वेस्टर सीक एसेट जो कि प्रोटेक्ट करे उन्हें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए मैं आज डाल रही हूँ, 100 रुपये मुझे 4 महीने बाद मिल रहे हैं, बट उस 100 रुपये में से ज़्यादा तो जो है महंगाई दर बढ़ गई है, तो वो ना हो। सो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट किया जा सके, वो आपको हेज कर सके। इंक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम, राइट। नेक्स्ट इज लीगलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम केयर। इन्वेस्टमेंट जो है वो मस्ट होनी चाहिए कंपाइल विद लीगल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, ऐसा फंड नहीं होना चाहिए कि 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, दैट इज़ नॉट लीगैलिटी, लीगली तरीके का स्कीम। ठीक है, सो लीगल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो कि आपकी सेफ्टी को भी जो है इंश्योर करे एंड ईज ऑफ मैनेजमेंट भी हो। टेंजिबल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फिजिकल एसेट, जैसे कि रियल एस्टेट और इक्विपमेंट्स, जहाँ पे आपकी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके की भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती हैं। चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के बारे में। मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट का? मतलब होता है यहाँ पे पूरा वो टोटल फैक्टर, जैसे कि आपका इकोनॉमी, फाइनेंशियल, मार्केट एंड रेगुलेशन, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और डिसीजन को जो है इम्पैक्ट करते हैं। अब आप देखो बेटा, आप देखोगे कुछ लोग कहते हैं कि लोग ना इंडिया में पैसा डाल रहे हैं, वहीं इफ़ यू विल कंपेयर इट विद और सम नेबर्स, जहाँ पे जो है सिचुएशन सही नहीं है, जेंजी के नाम पे जो है दंगे हो रहे हैं, या लोग जो है एक दूसरे को मार काट करने में ही दौड़े हुए हैं, या आटा जो है हज़ारों रुपए केजी, मतलब बहुत महंगा हो चुका है। पीपल आर नॉट गोइंग देयर टू इन्वेस्ट, वाई? बिकॉज दे नो दैट द होल इन्वायरमेंट, द होल investment environment is very 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 good in India as compared to these other countries विच आर ऑल्सो आर नेबर कंट्रीज। ओके, अब ऐसा होता है बेटा कि ये सारी जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट होता है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं, इकोनॉमी में जो है काम हो रहा है या नहीं, प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। ठीक है, प्लस रेगुलेशंस कैसे हैं, लोग कैसे हैं, रेगुलेशंस का मतलब है रूल्स कैसे हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर के रूल्स कैसे हैं, क्या पैसा डाल करके ऐसा तो नहीं है कि कल को कंपनी हाथ खड़े कर देगी, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इम्पैक्ट करती हैं कि आप इन्वेस्ट करो। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, यू आर इन कॉलेज, तो माइट भी आप इसको नहीं समझ पाओगे, बट अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है ना जो कि अराउंड 26-27 साल के हों लाइक मी, देन दे विल टेल यू कि भैया बहुत टाइम पहले शेयर मार्केट का शायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट का वर्ड भी नहीं सुना होगा, बट इन नाउ डेज व्हाट इज़ हैपनिंग, ग्रो, आपका जो है धन ऐप, या फिर जो भी कोई आपके दूसरे ऐप्स हैं, एंजल ब्रोकर्स, और बहुत सारे और भी आपके ऐप्स हैं ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट देर आर अ लॉट ऑफ ऐप्स अवेलेबल इन योर फोन, जहाँ पे आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यू कैन बाय द वट एवर स्टॉक यू वॉन्ट टू बाय एट जस्ट 1 क्लिक। आपको कुछ नहीं करना, आपके बैंक अकाउंट से सब कुछ लिंक हो चुका है, आपको जो है बस पेमेंट करनी है, ट्रांसफ़र हो जाएगी, एंड यू कैन बाय शेयर्स, यू कैन इन्वेस्ट इन एनी टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कुछ भी आप करके इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हो। सो ये जो है अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी बनी है। तो पहले के टाइम में जो इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट था, दैट वाज नॉट एक तरीके से इतना ईज नहीं था
इसमें आपको पहले अगर शेयर्स लेने होते थे तो बड़ा ही लोचा था, पूरा डीमैट अकाउंट खुलवाओ, रिटन एप्लीकेशंस दो, शेयर्स खरीदो, शेयर्स का सर्टिफिकेट मिलता था कि आपके नाम पे इतने शेयर्स हैं। बट आजकल क्या है, नथिंग, सब कुछ मोबाइल फ़ोन में, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। एंड ऑब्वियसली आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको बस अपना फ़ोन चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए और कोई भी इस तरीके का एप्लीकेशन चाहिए जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, कि भैया ये सारी चीज़ें, रेगुलेशंस, रूल्स, यहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वायरमेंट कहलाती हैं। अब इस इन्वायरमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है? सबसे पहले एसेट एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, मतलब इंक्लूड स्टॉक। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि एसेट एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे स्टॉक भी आ सकता है, बॉन्ड्स भी आ सकता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं, डेरिवेटिव्स आ सकते हैं, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन सब चीज़ों में, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड में भी आजकल आप जो है ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट बाइंग फिजिकल गोल्ड। आपको फिजिकल गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे फिजिकल गोल्ड बहुत ख़राब लगता है, मतलब पर्सनली मुझे नहीं पसंद। इवन दो आई एम अ गर्ल, आई हेट गोल्ड, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, आई लाइक गोल्ड वेरी 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 मच। और मैं जो हूँ गोल्ड में यहाँ पे फिज़िकल तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से बचती हूँ। भले कि मैं बहुत इन्वेस्टमेंट देख रही हूँ, बट मैं फिज़िकल इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। वो अपना पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे कमोडिटी के अंदर आपकी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई अगर आप जो है क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या ऐसी कुछ ऑयल में मतलब कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वो भी आप कर सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है? जहाँ पे बायर एंड सेलर जो है एसेट्स खरीद सके, ये सारी एसेट, इक्विटी, बॉन्ड, करेंसी, कुछ भी। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास जो है बहुत मार्केट्स हैं। एनएससी और बीएससी जो है इनमें सबसे बड़ी मार्केट है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है? जिसमें आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, दोनों मार्केट होती है फॉर वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स। प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट। मार्केट के इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज मतलब यहाँ पे ब्रोकर्स। अब देखो, आप जो है ग्रो के थ्रू अगर बाय कर रहे हो तो ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं एक मीडिएटर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं ताकि यू कैन बाय योर स्टॉक वेयर और यू कैन इन्वेस्ट समवेयर, जहाँ भी आप चाहते हो। तो इस पूरे इन्वायरमेंट में ब्रोकर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शंस को ईज़ कराते हैं, ईजिली कराते हैं, ताकि आप जो है जो भी खरीदना चाहो खरीद सको। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी इसका पार्ट है कि भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कितना लंबा है, कैसा है, जहाँ पे आप जो है ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं। रेगुलेशंस कैसे हैं, रूल्स कैसे हैं, फ्रेमवर्क कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है सेबी प्रोटेक्ट करने के लिए अवेलेबल है, ताकि कोई भी इन्वेस्टर का जो है कोई शोषण ना हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बन सके। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, फिजिकल पॉलिसीज़ कैसी है, डायरेक्टली जो है ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। तो ये सारा जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं आपके पूरे इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के। इफ़ दीज थिंग्स आर पॉजिटिव, यानी कि अगर आपके पास अच्छे इन्वेस्टमेंट की व्हीकल्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट अच्छी है, मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा है, मार्केट में इंटरमीडियरीज अवेलेबल है, अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपसे पैसा लिया कि 21 दिन में डबल कराएंगे और लेके भाग गए। इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस अच्छा है, यू कैन ईजिली गो विद द इन्वेस्टमेंट। रेगुलेशंस अच्छे हैं, तो वहाँ पे यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, एंड वहाँ पे जो है इकोनॉमी में पूरा मनी ग्रो करेगा। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं साउंड इन्वेस्टमेंट के? एक साउंड इन्वेस्टमेंट, साउंड का मतलब होता है बेटा अच्छी इन्वेस्टमेंट। अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? जहाँ पे आप जो है मार्केट सर्कल को अंडरस्टैंड कर सके। यानी कि देखो, मार्केट जो है ना बेटा मूव करता है कई सारे फेजेस से, कई सारे फेजेस से, यानी कि मार्केट कई बार बहुत ऊपर होता है। एंड मार्केट से मेरा मतलब है यहाँ पे शेयर मार्केट, आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट, कई बार वो बहुत अच्छी होती है, बूम पे होती है, कई बार बर्स्ट हो जाती है, नीचे चली जाती है, डिप्रेशन में होती हैं। जैसे कि आप और हम डिप्रेशन में होते हैं, मार्केट भी कई बार डिप्रेशन में होती है। जब कोई गोरे बालों वाला ताया जी आता है और बोलता है कि 50% टैरिफ लगा देंगे, दैट इज़ द टाइम जब मार्केट डिप्रेशन में आ जाती है कि यार अब इसको क्या ही बोले, रिकवरी मोड में होती है।
तो यहाँ पे ये सारे जो इमोशनल चीज़ें हैं ना आपकी मार्केट में, इसको समझना ज़रूरी है, और इसको देखते हुए आपको इमोशनल नहीं होना। तो आप अपनी इमोशनल बाइंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, मार्केट की साइकिल को समझिए कि अच्छा अभी बूम पे है तो चलो समझ जाते हैं, बाद में लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी है, मार्केट को समझना ज़रूरी है, मार्केट का साइकिल समझना ज़रूरी है, इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है एक फाइनेंशियल प्लान। आपको बेटा अपना गोल पता होना चाहिए, अपना गोल पता होना चाहिए, और एक रियलिस्टिक गोल आपके पास होना चाहिए कि अगर मेरे पास आज 100 रुपये हैं तो मैं चाहता हूँ 10 साल बाद मुझे जो है इस 100 का 200 करके मिल जाए। तो एक रियलिस्टिक गोल आपको पता होना चाहिए। प्लस ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है। बेटा जो रिस्क मैं ले सकती हूँ वो रिस्क आप भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द सेम रिस्क इफ़ माई फादर कैन नॉट टॉलरेट जो कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर इन द मार्केट, एंड दे आर ऑल मतलब they all have a different risk tolerance level. Let's suppose you are a college student and your age is around 17 or 18 years old. You do not have anything to lose. Okay, whatever you are getting 5,000, 10,000 as a pocket money, you just put it in any type of shares. And let's suppose Bhagwan na kare khuda na khasta that all money goes into it just vanish, या आपका शेयर जो है डूब जाता है. So what will happen? Nothing. You will be just like chill bro, nothing happens. Why? Because your risk tolerance level is very high. You do not worry that भाई मेरे को 10,000 रुपये से अपना जो है बाल बच्चों को दूध पिलाना था, बिस्किट लाने थे. नो, नथिंग. यू आर हैप्पी विद इट कि चलो ठीक है, नो इशू. 10,000 चले गए, इट्स ओके. 2 दिन थोड़ा सा जो है 2 महीने थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे एंड दैट विल बी ओके. But someone who is at the age of 30 or 40, who is just getting 20,000 rupees as a salary, and he or she has a family at home to feed, so that person cannot have the same risk tolerance level as yours. And same will go with the person who is at the age of 60, who is getting pension, and that person cannot have the same tolerance level of risk. तो यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस लेवल इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं. वो उनके एक तरीके से पर्सनल लेवल पे मैनेज होते हैं, या नॉट मैनेज, डिपेंड करते हैं कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, उनकी एज कितनी है. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो कि एक तरीके से आपको बताएंगे कि किसका कितना रिस्क हो सकता है. तो यहाँ पे रिस्क का एक आप बना करके चलिए कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, ताकि आप समझ सके कि अच्छा मेरी रिस्क कम लेवल की है, मैं कम लेवल का रिस्क ले सकता हूँ. So you should invest your money in those securities only where the risk level is lower. Okay. I hope you understood. Next is diversifying investment. Again, don't put your all eggs in one basket. Don't put your all money in just one investment, so if something mishappen, you do not lose all of your money. Okay, put it or invest it in different of investments, right? Next is understand the power of compounding. It is very 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 important. Recently we are covering a compound value interest, how to calculate compound value interest, and what is compound value interest, and what is compound value. We are just uploading these important topics. Okay, video, you can watch it. Now what is compound value, beta? Compound value is very very important to understand. Let's suppose you put 100 rupees today in some investment for 5 years. Okay, let's suppose for 5 years, and you are getting 10% interest or per annum. 10% interest you are getting from this investment. So what will happen? One option you have is just invest your money, and after 1 year whatever the interest will be there, you can get that interest in your account. Okay, this is the one option available in many investment. But what is compound value? Compound value or compounding is that whatever you have invested today, you will get a interest or something return you will get after a year or after a particular time period. Now what you will do is whatever you are getting as a return, you can also you can do one thing, and that one thing is that whatever you are getting, just put it in your principal amount. मतलब 100 रुपये आज आपने डाले, 10 रुपये आपको 1 साल बाद मिले. ये 10 रुपये आप घर ले जाने की जगह, इसकी चॉकलेट खाने की जगह, या गर्लफ्रेंड को फूल देने की जगह, आप क्या कर सकते हो, इस 10 रुपये को वापस अपने इसी इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर दो. सो द अमाउंट विल बी 110 रुपीज़ फॉर द सेकेंड ईयर, एंड यू विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ you will get interest on this value.
ओके, एंड दिस वैल्यू पे इंटरेस्ट यू विल गेट 11 रुपीज़। सो यहाँ पे आपका ये कंपाउंडिंग चलता रहेगा। कंपाउंडिंग मीन्स वट एवर इंटरेस्ट, वट एवर रिटर्न यू आर गेटिंग, इट विल बी एडेड इन योर प्रिंसिपल अमाउंट एंड यू विल गेट इंटरेस्ट, और यू विल द अनदर रिटर्न विल बी हायर वन। ओके, और इसी तरीके से ये जुड़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द री इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न में, वो कई बार आपकी वेल्थ को जो है मल्टीप्लाई कर देती है ओवर अ टाइम पीरियड। रीबैलेंस पोर्टफोलियो रेगुलरली। लुक समथिंग विच में लुक वेरी गुड राइट नाउ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है बेटा जो आज आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, बट कल को जो है ना वही चीज़ गोबर लगेगी, गोबर। अंडरस्टैंड दिस एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना, अपने कुछ दिल की भड़ासें निकलती हैं तो वही चीज़ें होती हैं। रीबैलेंस पोर्टफोलियो रेगुलरली मीन्स सपोज 2 years ago you thought that this particular company is very good. Let's suppose there is a company with the name of XYZ Limited. You thought that this company is doing very good, this company is working very good, and it has a very good reputation in the market. Okay, and you put your money 1000 rupees in this company. Okay, and you were absolutely right. That time the company was very good, it was working very well, and it had really good goodwill in the market. But later on, after 2 years, what happened, that the management changes or something mishappened. Like, you can take an example of Tata. Okay, when Ratan Tata ji was alive, everybody trusted Tata. But after he after his death, right now there are so many complications in Tata company. पीपल आर फाइटिंग, जो उनके टॉप मैनेजमेंट है दे आर फाइटिंग। और यहाँ पे क्या हो गया है, अब लोगों का ना विश्वास थोड़ा बहुत हो सकता है इन सम केसेस टाटा पर से हिल रहा हो। वाई? बिकॉज टाटा वॉज नॉट जस्ट अ नेम, इट वॉज सीन एज अ रतन टाटा। वो देखा रतन टाटा जी के नाम पे ही जा रहा था काफ़ी टाइम पीरियड से। बट अब हो सकता है कि लोगों का उस पर विश्वास हट रहा हो। जस्ट टेक इट एन एग्जाम्पल। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, यू मे थिंक कि यार नाउ आई डो नॉट वॉन्ट माई मनी टू बी इन दिस टू बी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। सो वट यू विल डू इज़, आप इस कंपनी से पैसा निकालो एंड इन्वेस्टेड इन समवेयर एल्स। क्योंकि जैसे जैसे कंपनीज बदलती हैं बेटा, पहले कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे तो लोग कंप्यूटर्स की कंपनी में पैसा डालते थे बिकॉज उनको लगता था दैट दिस इज़ द फ्यूचर। नाउ व्हाट पीपल थिंक इज़ AI इज़ द फ्यूचर। तो AI से पैसा, AI की जो कंपनीज होगी या कंपनीज विच आर इन्वेस्टिंग इन AI और समथिंग डूइंग अ गुड जॉब इन AI, पीपल आर पुटिंग देयर मनी इन दैट। ओके, एक और न्यू टर्म चला है, सेमीकंडक्टर। कोई कंपनी उठ के आ जाए कि हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, लोग वहाँ पे जाके पैसा डालेंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मार्केट सिनेरियो के साथ चेंज होती हैं। तो आपको अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली चेंज करना चाहिए, रिस्क टॉलरेंस के लेवल पे और गोल्स के लेवल पे। क्यों? क्योंकि आपका जो है रिस्क भी हो सकता है टाइम पीरियड के साथ बदल रहा हो। कल को आप जो है छड़ा बंदा था, छड़ा मीन्स यू आर नॉट मैरिड, यू हैड नो किड्स, सो आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल अच्छा खासा था, तो आपने उस हिसाब से अपना पैसा डाला हुआ था। नाउ यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, यू हैव टू बाय डायपर फॉर देम। नाउ योर रिस्क टॉलरेंस लेवल इज़ वेरी लो और लोअर देन द बिफोर वन। तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपना जो है रिस्क टॉलरेंस लेवल आपका कम हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग अपना पैसा शफल करोगे, उसको चेंज करोगे। तो इसको कहा जाता है रीबैलेंस पोर्टफोलियो, ठीक है। और ये आपको रेगुलरली करते रहना चाहिए। रेगुलरली मतलब डेली नहीं, बट एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड की 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में। इग्नोर मार्केट नॉइसेस। कई बार क्या होता है ना, आपको शॉर्ट टर्म चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करते हो या करते थे तो आपको लगेगा कि यार नहीं, ये कंपनी अच्छी है, लोन तो भैया सब कंपनी लेती हैं, पर जिस चीज़ को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो गलत है, आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप क्या करोगे, आप उसमें पैसा डालो। कल को मार्केट में कोई भी न्यूज़ आती है, कुछ भी ऐसा कोई भी उठ के कहे कि भाई ये ख़राब है, वो ख़राब है, बट यू ट्रस्ट कि भाई नहीं यार, मैंने पैसा डाला है, सोच समझ के डाला है। तो उस सिचुएशन में यू हैव टू इग्नोर दीज मार्केट नॉइसेस, अवॉइड कीजिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म वायलेशन, वॉलेटिलिटी हर जगह आती है। मिनिमाइज कॉस्ट एंड टैक्सेस। लोअर कॉस्ट एंड टैक्स एफिशिएंट स्ट्रेटजी जो है एनहांस करती है नेट रिटर्न। मतलब लेट्स सपोज you have two options, okay, to invest your money. First one, you if you are investing 100 rupees, and in second one you are also investing here 100 rupees. Let's suppose you are getting 10 rupees out of it as a return, and here you are getting 8 rupees as a return from this second option. Now what you will say is that first option is very good. No,
I'll say that first of all, relax, have a cup of tea, and understand this concept. Might This might happen that if you are getting 10 rupees out of this investment, you have to pay 2 rupees as a tax. Let's suppose you have to pay 2 rupees as a tax, and also you have to pay 1 rupees to transfer this to sell off this securities. So here, what is your net profit? Here your net profit is 7 rupees. Why? Because you are paying 2 rupees as a tax, 1 rupees as a transferring fee. So basically you are getting only 7 rupees in your hand as a profit. And in the second option, you are not paying any taxes. There's no taxes, there's no transfer fee and nothing. Here 8 rupees is the only profit, or you can say is a net profit which you will get in your hand. So now what you will say is the second option is good. So this is what you need to see in real life also. If you are investing your money, you have to understand that okay, if I'll get 10% as an interest, how much amount do I have to give as a tax to Modi ji or to the any government which is available at that time. Okay, and what amount should be charged as a transfer fee or other type of fee, other type of miscellaneous fees. तो वो आपको देखना पड़ेगा. तो वहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज होना चाहिए, टैक्स मिनिमाइज होना चाहिए, सो यू कैन गेट अ नेट गुड रिटर्न इन योर हैंड. नो वट यू आर इन्वेस्टिंग इन. ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड. मान लो आप कहीं पे भी कुछ पेमेंट डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो, अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. इफ़ आई एम पुटिंग माई मनी इन FD, आई शुड अंडरस्टैंड कि ठीक है मैं पैसा डाल रही हूँ, क्या इसमें लॉक इन पीरियड है, क्या मैं हो सकता है कि मुझे मैच्योरिटी से पहले निकालना पड़ जाए, तो क्या कुछ खर्चा बैंक मेरा काटेगा, क्या वो इंटरेस्ट मुझे नहीं देगा, या उतने दिन तक का इंटरेस्ट मिलेगा. अगर मैं म्यूचुअल फंड में डाल रही हूँ तो उसकी क्या चीज़ें हैं. अगर कल को मैंने पैसा डालना बंद कर दिया तो क्या ये मेरा पहला वाला भी खा के चले जाएंगे और मतलब डकार भी नहीं लेंगे. सो दीज थिंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर यू इन्वेस्ट. कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझिए बेटा. ठीक है, बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन. बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आज पैसा डाला कल इमोशनल होकर निकाल लिया कि हाय हाय मेरा पैसा उसके पास पड़ा है. नहीं, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच फॉलो करें. इमोशनल डिसीजन मेकिंग यहाँ पे मत लीजिए. पैसा डाला है, अंडरस्टैंड कीजिए, मार्केट में चेंजेस आते रहेंगे, ऊपर नीचे होती रहेगी, बट उसको कंसिस्टेंट रखिए. ठीक है, उसमें डिसिप्लिन रहिए. इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे आप कहाँ करोगे, कैसे करोगे, उसको डिसाइड करने का ना एक प्रोसेस होता है. क्या प्रोसेस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आप सेट कीजिए. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स. आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड की ना एक ऐड आती है जिसमें एक शादी हो रही होती है. एक दो फ्रेंड खड़े होते हैं. एक कहता है मैं अभी अपने बेटे की शादी ऐसे ही करूँगा. ठीक है, वो उसका बच्चा अभी छोटा सा ही है, गोदी में ही है, डायपर भी नहीं बदल रहा होगा उसके. ठीक है, वो बच्चा है, बट उसका ऑब्जेक्टिव उसको क्लियर है कि भैया मुझे एक गुड अमाउंट ऑफ मनी चाहिए इन फ्यूचर, सो मेरा बेबी जो है वो कल को शादी अच्छे से कर सके, या फिर उसकी स्टडीज़ अच्छे से हो सके, या फिर जो है आप टूर ट्रैवल करने जा सको. सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा सो यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे कल को कितना पैसा चाहिए और उसके लिए आज कितना पैसा मुझे लगाना पड़ेगा. रिस्क टॉलरेंस मेरी कितनी है ये ज़रूरी है. एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा कितना है ये ज़रूरी है. तो ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है, विच यू हैव टू सेट बाय योर सेल्फ. ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. यू नीड टू एनालाइज करना ज़रूरी है कि आपका जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप एनालिस कीजिए. पता नहीं ये वर्ड क्यों अटक रहा है मेरे मुंह पे. एनालाइज कीजिए आप उसको. अब एनालाइज करने का मतलब क्या है? एनालाइज करने का मतलब है कि जहाँ आप पैसा डाल रहे हो क्या वो सही है. अब यूजुअली दो तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस. लेट्स सपोज आप शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हो. कोई एक कंपनी है XYZ. ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है. अब वहाँ पे अगर आप उस कंपनी के जो है वहाँ पे एक तरीके से फंडामेंटल्स को एनालाइज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? एनालाइज करने का मतलब होता है बेटा कि वो भी स्पेशली फंडामेंटल एनालिसिस करने का मतलब होता है कि आप जिस पर्टिकुलर कंपनी की जो है चीज़ों को समझ रहे हो. यानी कि वो कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसी है, कंपनी ने मार्केट का कितना चीज़ें कैप्चर
कर रखा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई कंपनी, डव कंपनी तो वैसे तो डव नहीं है, वो यूनिलीवर का एक ब्रांड है, बट अगर मुझे वो एनालिसिस करना है तो वो मैं कैसे करूँगी कि उस कंपनी के कितने सारे ब्रांड्स हैं, उसने कितना मार्केट कैप्चर कर रखा है, ठीक है, उस कंपनी की सेल्स कितनी हो रही है, कि उसके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट वेराइटीज़ हैं, क्या उस मार्केट में उसकी एक अच्छी वैल्यू है या नहीं, कंपनी के क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो दीज ऑल थिंग्स इफ़ आई विल एनालिसिस दीज पॉइंट्स, दिस विल कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे आप कंपनी की वैल्यू समझते हो कि भाई उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू से मतलब सिर्फ प्राइस से नहीं बल्कि बाकी सब चीज़ों से भी है। एंड टेक्निकल एनालिसिस मीन्स वेयर यू जस्ट ट्राई टू फॉलो द प्राइस ट्रेंड्स। आपने देखा होगा ना कि कई लोग जो है ना ऐसे चार्ट पढ़ते रहते हैं, कि शेयर मार्केट में ऐसे चार्ट पढ़ते रहते हैं। वो चार्ट क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, वो प्राइस जो पास्ट में रहा है उसको फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा प्राइस यहाँ था, अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है, तो ये ऐसा पैटर्न बन रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस जो है ऊपर ही जाएगा, और चलो लगा दो पैसे। तो वो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पे करते हैं। तो इस तरीके से दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप फंडामेंटल भी एनालिसिस कर सकते हो और टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हो। टेक्निकल में प्राइस देखते हो, फंडामेंटल में आप उस कंपनी की एक्चुअल डिटेल्स देखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करके पैसा डाल सकते हो। पोर्टफोलियो बनाना, अब आपने जो है एनालिसिस किया टेक्निकल फंडामेंटली, अब मैंने आपको कहा था पैसा एक जगह मत डालो, डाइवर्सिफाई करो। तो डाइवर्सिफाई करके आपने क्या किया, 4 तरीके की कंपनी ले ली। एक ले ली रियलायंस, एक ले ली आपने यूनिलीवर, एक ले ली आपने एच एल, ठीक है। उसके बाद आपने एक ले ली कोचिन शिपयार्ड, और वट एवर द कंपनीज, जो भी आपने कंपनीज ली भाई, ठीक है। एक आपने ले ली डिफेंस की, एक आपने बैंकिंग सेक्टर की, या कोई भी आपने ले ली। सो दिस कलेक्शन, ये जो है कलेक्टिवली इसको कहा जाएगा पोर्टफोलियो। अब आपने क्या कर लिया, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लिया। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट जो है उसको आप कंबाइन करके क्या कहते हो, पोर्टफोलियो। तो कंबाइन वेरियस इन्वेस्टमेंट टू अचीव डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न बैलेंस, ओके, इसको पोर्टफोलियो कहा जाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट क्या होगा, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करोगे। अब आपने पोर्टफोलियो बना लिया, एक कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करोगे। ऐसा नहीं है पैसे डाल करके भूल जाना, यू हैव टू लुक एट ऑल योर इन्वेस्टमेंट की, ठीक है भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पैसे डूबते जा रहे हैं और मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बैकग्राउंड में एक्चुअली डॉगी भौंक रहे हैं तो इसलिए मैं चुप हो गई हूँ थोड़ी देर, क्योंकि दोनों भौंकेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ना। तो चलिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हर थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पे आप देखो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नेगेटिव में तो नहीं जा रही है, और अगर नेगेटिव में जा रही है तो आप क्या करते हो, उसको चेंज करते हो, जिसको कहा जाता है पोर्टफोलियो रिविजन, ठीक है। यानी कि रिवाइज करना, उसमें अगर कुछ चेंज रिक्वायर्ड है तो उसको चेंज करना, अगर आपको होल्डिंग नहीं रखनी है तो उसको छोड़ना, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से उसको मैनेज करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में बेटा यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इज व्हाट, डायरेक्टली इज व्हेन यू डू ऑल योर एनालिसिस बाय योरसेल्फ एंड यू अंडरस्टैंड कि भैया आई हैव टू इन्वेस्ट माई मनी इन दिस पर्टिकुलर कंपनी और इन दैट पर्टिकुलर कंपनी और इन दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी। So here you are the one who is directly buying the securities and managing the securities and managing all your investment. So this is called direct investment. But sometimes it may not happen that you have full knowledge of market. It may happen that you do not have knowledge of market. You do not know that which company is good, or either you do not have time. अब जैसे कि देखो रिलायंस का बड़ा मालिक है, ठीक है, उसको पैसा डालना है तो वो खुद बैठ करके सब चीज़ें नहीं सोचेगा, उसके पास इतनी बड़ी टीम है तो वो क्या करेगा, अपनी टीम को दे देगा। या अगर किसी व्यक्ति के पास, जैसे कि मेरे पास ना नॉलेज है ना इतना बड़ा पैसा है कि मैं इतने सारे स्टाफ रख सकूं जो कि मेरा पैसा मैनेज करें, इन्वेस्टमेंट मैनेज करें। सो बट आई विल डू इज़, मैं जाऊँगी म्यूचुअल फंड की शरण में। म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे LIC, UTI, इन सब की शरणों में मैं जाऊँगी। वो क्या करेंगे, वो मेरा पैसा लेंगे और वो मेरे ब्याह
भाव पे इन्वेस्ट कर देंगे मार्केट में, और जो भी रिटर्न आएगा वो उसमें से मुझे जो है थोड़ा सा प्रसाद के तौर पे दे देंगे। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर द इन्वेस्टर डायरेक्टली बायज मैनेज सिक्योरिटी बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, चाहे वो आइदर ही इज इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। ओके, इन वेर एवर दे आर इन्वेस्टिंग, they are doing it by yours themselves. Okay, indirect investment is where the investor जो है what he or she do is he or she goes to an intermediaries like mutual funds, insurance और pension funds and they invest on their behalf, और वो उसको जो है benefit देते हैं उसी के according. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अप्रोचेस टू इन्वेस्टमेंट। अप्रोचेस में बात करें तो एक्टिव इन्वेस्टिंग, एक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करते हो, जहाँ पे आपका गोल होता है आउट परफॉर्म करने का मार्केट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हाइयर रिटर्न का एक पोटेंशियल होता है, क्योंकि अगर आपको लगता है मार्केट में आज ये चल रहा है तो आप उसको खरीद सकते हो। हाई फीस लगती है, क्योंकि अगर आप बार बार सेल परचेज कर रहे हो तो उसका चार्जेस देना पड़ेगा। ग्रेटर रिस्क होता है, क्योंकि 2 दिन में हो सकता है आपका पैसा कंपनी बहुत ग्रो ना कर रही हो तो आप पैनिक होकर बेच भी दो। पुअर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आपकी होती है। पैसिव इन्वेस्टमेंट मीन्स जहाँ पे आपकी जो है बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी होती है कि भैया आज ले लो और रख के थोड़े दिन छोड़ दो। ठीक है, बेसिकली जो है इंडेक्स फंड्स की तरह होता है, तो एक के थ्रू होता है। यहाँ पे जो है एम होता है मैच करने का, नॉट बीट करने का मार्केट रिटर्न्स। ठीक है, कि मार्केट रिटर्न्स अगर मार्केट में यूजुअली 10% रिटर्न मिल रहा है तो मुझे भी उतना ही मिल जाए। लो कॉस्ट होता है, सिंप्लिसिटी होती है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। कॉन्स क्या है इसकी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है एंड लोअर शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच यानी कि कुछ पैसा आप एक्टिव कर रहे हो, कुछ पैसिव कर रहे हो, दोनों की होल्डिंग रख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, जो कि ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, दैट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। वही डिपॉजिट एंड इक्विटीज़ की बात हमने की। इन्वेस्टर्स को दोनों को जो है बैलेंस करके चलना चाहिए। मैनेज कैसे कर सकते हो आप रिस्क एंड रिटर्न, डाइवर्सिफाई करके, एंड जहाँ पे आपका जो है पैसा सिक्योर रहे। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट रेशोज़ की सहायता ले सकते हो ताकि आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सको। ओके, यहाँ पे आप जो है ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई हो। 1 घंटा हो चुका है पूरी ये टॉपिक को। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया हो, और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं ये वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ अराउंड 12 बजे। मतलब 12 बज कर चुके हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे 3 बज गए हैं, 3 नहीं 3 मिनट हो गए हैं 12 बजे के बाद। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एंड इफ देर आर सम क्वेरीज यू कैन कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल ट्राई टू गिव रिप्लाई। और ठीक है, जो भी आपका सोल्यूशन होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।